तो शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात भारत की उस सैन्य ताकत की जिस पर दुनिया बात कर रही है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया था। अब इस मिसाइल पर चीन के सरकारी अखबार ने लंबा चौड़ा लेख लिखा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल में भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी का बड़ा प्लेयर बताया है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता मजबूत कर रहा है और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक एडवांस हो चुकी है। अखबार ने यह भी लिखा है कि जिस तरह भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कि चीन का यह कहना है कि कई मायनों में ये बात खास है। हाल के सालों में भारत ने सेना को हर मोर्चे पर मजबूत किया है। दुश्मनों की रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारियां की हैं। उसमें चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। यही नहीं, उनकी टेंशन पोखरण से आई उन तस्वीरों ने भी बढ़ा दी है जो कल सामने आई है। और पोखरण में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे स्वदेशी हथियारों के दमखम पर भारत आज हथियारों के मामले में सुपर पावर बनने की राह पर है और कैसे हमारी सेना दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल के फ्लाइंग टेस्ट पर चीन की नजर आखिर क्यों है और क्यों चीन को लगता है कि भारत मिसाइल पावर में अब बड़ा प्लेयर बन चुका है ऑलरेडी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का मुखपत्र कहा जाता है। उसने अपने आर्टिकल में भारत के अग्नि 5 को लेकर कई अहम बातें कही हैं। भारत का दुश्मन नंबर 1 होने के बावजूद चीन ने अग्नि 5 के सफल परीक्षण पर तारीफों के पुल बांध दिए और इसे भारत की बड़ी उपलब्धि भी बताया। चीन की सरकारी मीडिया भी समझ चुकी है कि भारत ने हाल में जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया है, बढ़ाया है, वो बहुत दमदार बात है, काबिले तारीफ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की भी जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से भारत इस तकनीक पर आगे बढ़ा है उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। एक तरह से कहें तो अब चीन भी मानने लगा है कि भारत बड़ी सैन्य शक्ति बनने की राह पर है। मतलब चीन जैसा दुश्मन देश भी मान रहा है कि आगे वाले वक्त में भारत की सैन्य शक्ति को टक्कर दे पाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर चीन जैसा दुश्मन भी भारत को मिसाइल पावर क्यों कह रहा है। आखिर भारत की वो मिसाइल पावर है क्या जिसकी रेंज आज यूरोप तक जा पहुंची है। भारत के पास आज प्रहार से लेकर ब्रह्मोस और अग्नि तक तमाम ताकतवर मिसाइलें मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात छोटी दूरी वाली मिसाइलों में भारत के पास प्रहार मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जो नजदीक बैठे दुश्मन को मार गिराने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल कृतिका, देखिए वहीं अगर हवा से हवा, जमीन से जमीन हवा और पानी से हवा में मार करने की सक्षम मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस भी भारत के पास है। ये भारत की खतरनाक मिसाइलों में से एक है जो 1300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। तो इसके अलावा भारत की मिसाइलों में पृथ्वी 2 भी शामिल है जो 350 किलोमीटर की दूरी तक बैठे दुश्मन को निशाना बनाने में बिल्कुल सक्षम है। क्रूज मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास निर्भय क्रूज मिसाइल भी है जो 800 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को निशाना लगा सकती है। वहीं हिंदुस्तान के पास अग्नि 1 मिसाइल है जो 700 किलोमीटर की दूरी तक बैठे दुश्मनों को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। तो वहीं भारत की अग्नि 2 भी एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकती है। और वहीं बात अग्नि 3 की करें तो वो भी एडवांस मिसाइल है जिसकी दूरी 3200 किलोमीटर से ज्यादा की है। जबकि अगर हम बात करें अग्नि 4 की तो भारत की लंबी दूरी वाली मिसाइलों में यह भी शामिल। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इसकी जद में चीन के तमाम शहर आ जाते हैं। वहीं सबसे ज्यादा दूरी वाली मिसाइलों में टॉप अग्नि 5 मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बैठे दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसकी बात चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की है। तो भारत की जिस मिसाइल ने चीन को चिंता में डाल दिया है उस अग्नि मिसाइल की बात करें तो इसे सटीक निशाना जो है वो इसकी पहचान है। ये मिसाइल करीब 85% तक स्वदेशी तकनीक से लैस है। सतह से सतह पर मार करने के लिए ये मिसाइल धरती से करीब 800 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है और वहां से अपने टारगेट को अचूक तरीके से हिट कर सकती है। तो ये मिसाइल जो है जमीन पर मार करने वाली भारत की पहली और इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। इसी जद में पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन आ सकता है।
तो देखिए, जाहिर सी बात है कि चीन तक भारत की सैन्य शक्ति गूंज रही है। दुश्मन देशों के लिए भारत की बढ़ती ताकत चिंता का विषय बनी हुई है। विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता कम हुई है और पिछले 10 साल में हमने स्वदेशी कंपनियों से 6 लाख करोड़ के हथियार खरीदे हैं और आज जो है भारत में 150 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप चल रहे हैं। भारत की यही स्वदेशी शक्ति कल पोखरण में भी नजर आई। देखिए, सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। सेनाओं में और अब बात मुंबई को मिली नई रफ्तार की कर लेते हैं। मुंबई वासियों के लिए बांद्रा वर्ली सी लिंक से मरीन ड्राइव तक कोस्टल रोड शुरू कर दी गई है। घंटों का सफर अब मिनटों में तय हो रहा है और मुंबई के लोग वर्ली से मरीन ड्राइव महज 8 मिनट में पहुंच रहे हैं। इसलिए इसे मुंबई की नई लाइफलाइन भी माना जा रहा है। कोस्टल रोड आम लोगों के लिए शुरू हो चुका है। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इस कोस्टल रोड पर, ये हम जानेंगे। आप देखिए कि अब हम कोस्टल रोड पर एंट्री कर रहे हैं। वर्ली की तरफ से ये एंट्री कर रहे हैं कोस्टल रोड पर। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया और कोस्टल रोड बहुत इंपॉर्टेंट है आम लोगों के लिए, क्योंकि बांद्रा वर्ली सीलिंग से जब आते हैं तो वर्ली से अगर जो आपको मरीन ड्राइव जाना है, नहीं तो भी आपको 45-50 मिनट्स लग जाएगा। लेकिन कोस्टल रोड बनने के बाद ये जो पूरा रास्ता है आप महज 10 मिनट में पूरा कर देंगे। अब हम कोस्टल रोड पर चढ़ चुके हैं। वर्ली का ये इलाका है और आप देखिए कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्या कुछ खास है इस पूरे कोस्टल रोड के अंदर, ये सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं। वेलकम टू इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल, यानी कि ये 3rd इंटरचेंज हब क्रॉस कर रहे हैं। और अब जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं ये है अपने इंडिया का, अपने भारत देश का सबसे पहला अंडर सी टनल। 3 किलोमीटर लंबा ये टनल है और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब मजा आने वाला है। देखिए, यू आर एंटरिंग इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल बिल्ड बाय एल&टी। एल&टी का ये प्रोजेक्ट है। और अब देखिए, हमने टनल को एंट्री कर दिया है टनल के अंदर और मैं सच में आपको बता रहा हूं, मजा आ रहा है मुझे। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। कुछ गाना जरूर बज रहा है, आपको शायद वो ना सुनाई दे।
जय जय महाराष्ट्र ये गाना बजाया जा रहा है इस टनल के अंदर। स्पीड लिमिट है 60 की और अमेजिंग मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए। दूसरी अगर जो बात करूं तो हर 300 मीटर पर इस टनल में एक एग्जिट दिया गया है। देखिए ये एक एग्जिट आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। हर 300 मीटर पर एग्जिट दिया गया है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी अगर जो बात करूं तो पूरे टनल में 2 ऐसे एग्जिट दिए गए कि आप कार भी लेके यहां से निकल सकते हैं। यानी कि 300 मीटर पे ऐसे एग्जिट है जहां पे आम लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस टनल के अंदर 2 एग्जिट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर आप गाड़ी भी पूरी इस टनल से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारी जगह हमने ऐसा देखा है कि टनल में कभी कभी आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट देना बहुत जरूरी है। तो इस टनल में 2 ऐसे एग्जिट है जहां से आप कार से बाहर निकल सकते हैं और हर 300 मिनट में अलग एग्जिट दिया गया है। जय जय महाराष्ट्र माझा ये गाना मैं सुन पा रहा हूं और एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त मजा आ रहा है। और एक आम मुंबईकर के हिसाब से तो बहुत गर्व की बात है कि मुंबईकरों को इस कोस्टल रोड की सौगात मिली है। बस कुछ ही महीने पहले अटल सेतु मिला था, जो सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज, और अब ये कोस्टल रोड। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो समंदर है, अरेबियन सी है, उस समंदर के बीच से इस वक्त हम जा रहे हैं, तो आप समझिए कि कैसा इंजीनियरिंग मार्वल है ये। और ये जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो आम लोगों को, आम मुंबईकरों को मिल रहा है। अभी साउथ बाउंड ट्रैफिक शुरू है, यानी कि वर्ली से लेके मरीन ड्राइव तक हम जा रहे हैं। बस 3 महीने की बात है और 3 महीने में आप मरीन ड्राइव से वर्ली आ पाएंगे और ट्रैफिक बहुत सिंपल हो जाएगा। भी लोकसभा चुनाव की तारीख देश के सामने आ जाएंगी, उससे पहले ही सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के मामले में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। वहीं आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा कार्यकाल में आखिरी कैबिनेट को अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो यहां चुनावी स्पीड कम जरूर है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 39 नाम थे। अब पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें 6 राज्यों के लिए 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। तो चुनावी मौसम में दोनों ही पार्टियां युद्ध स्तर पर एक एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं और उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जो नाम है, उनके बड़े नामों की बात करें तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जिन्हें पार्टी ने जालौर से उम्मीदवार बनाया है। दूसरा नाम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का है, जिन्हें एक बार फिर पार्टी ने छिंदवाड़ा से मौका दिया है। वहीं तीसरा नाम गौरव गोगोई का है, जो असम के जोरहाट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा भिंड से फूल सिंह बरैया और अहमदाबाद ईस्ट से रोहन गुप्ता को मौका दिया गया है। तो वहीं राज्यों के हिसाब से बात करें तो दूसरी लिस्ट में 6 राज्यों के लिए 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो राजस्थान से दूसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो वहीं गुजरात में 7 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा दमन और दीव से 1 उम्मीदवार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवारों के लिए नाम जारी कर दिए गए हैं और असम से 2, तो वहीं उत्तराखंड से 3 उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। चुनावी हलचल से आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों की बात करेंगे। अब तक आपने हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती देखी होगी, उस भव्य और दिव्य पल के साक्षी भी आप शायद बने होंगे। लेकिन अब आपको आस्था और आध्यात्म की उस अनुभूति के लिए काशी या हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है दिल्ली में भी उसी तर्ज पर भव्य यमुना की आरती का आयोजन होने जा रहा है। आपने हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती तो जरूर देखी होगी। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि लोग इसमें खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। अब आपको ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का आनंद लेने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के वासुदेव घाट पर काशी और हरिद्वार की तर्ज पर ही महाआरती करने की तैयारी की जा रही है। यमुना
यमुना नदी जिसे भारत में मां माना जाता है, यमुनोत्री से लेके प्रयागराज तक हर जगह यमुना की पूजा की जाती है। उसी यमुना की आरती अब राजधानी दिल्ली में हर संध्या को की जाएगी। जैसे हरिद्वार में, काशी में, ऋषिकेश में गंगा आरती होती है, वैसे ही एक कोशिश की गई है कि राजधानी दिल्ली के वसुदेव घाट में जो है वो हर संध्या यमुना आरती हो सके। दिल्ली में वासुदेव घाट पर भव्य और दिव्य यमुना आरती होगी। हर शनिवार और रविवार को होने वाली ये यमुना आरती ठीक वैसे ही होगी जैसे काशी के घाटों पर गंगा आरती हर रोज होती है। वासुदेव घाट पर होने वाली इस यमुना आरती के लिए डीडीए की तरफ से कवायद भी शुरू हो गई है। डीडीए की देखरेख में यमुना के वासुदेव घाट का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद साफ है कि यमुना नदी को उसकी असली पहचान वापस दिलाई जा सके। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और वहीं से यमुना को मां मान के उसकी पूजा की जाती है। जब तक वो प्रयागराज नहीं पहुंच जाती, हर जगह यमुना को मां माना जाता है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में जैसे गंगा की आरती की जाती है, वैसे ही अब राजधानी दिल्ली में यमुना की हर संध्या आरती की जाएगी। एक कोशिश की जा रही है जो यमुना जो दम तोड़ रही थी राजधानी दिल्ली में, उसकी एक बार तस्वीर फिर से बदली जाए, क्योंकि यमुना का स्थान लोगों के हृदय में माँ के समान है। माँ मान के यमुना की पूजा की जाती है। वैसे ही अगर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में यमुना की आरती की जाए तो ये कोशिश रहेगी कि अपनी माँ को दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार जो है फिर से पुनर्जीवित करेंगे। जैसे यमुना गंगोत्री में कल कल बहती है, वैसे ही यमुना जो है वो राजधानी दिल्ली में भी कल कल बहेगी। निर्मल यमुना का जल होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है राजधानी दिल्ली में शुरुआत की गई है यमुना संध्या आरती की। वसुदेव घाट में हर रोज जो है वो यमुना आरती की जाएगी और एक कोशिश की जाएगी कि यमुना नदी जो राजधानी दिल्ली में दम छोड़ चुकी है वो एक बार फिर से पुनर्जीवित हो सके। कैमरा पर्सन शैलन कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। अब जब सुई से लेकर मेडिसिन तक और किचन से लेकर फैशन तक सबकी खरीदारी घर बैठे हो रही है, तो फिर गाय भैंस के लिए भी यहां वहां क्यों भटकना। अब इसकी भी होम डिलीवरी की सुविधा आपको मिल सकेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों की लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़कर 4 दोस्तों ने अपनी एक कंपनी बना डाली, मेरा पशु 360। इससे आप गाय भैंस के अलावा पशुओं का चारा भी खरीद सकते हैं जो खुद इनकी कंपनी में तैयार किया जाता है। अब गाय भैंसों की भी होम डिलीवरी। गुरुग्राम में 4 युवाओं ने मिलकर शुरू किया अनूठा स्टार्टअप। गाय भैंस खरीदना हो या फिर उनके चारों का इंतजार, सारी सुविधाएं ऑनलाइन। ये है निकेत अग्रवाल, IIT मद्रास से पास आउट है। बोस्टन में खुद की कंपनी थी, बेच दी। अब देश में ही शुरू की है नई कंपनी, मेरा पशु 360। उनकी इस कंपनी में उनके 3 साझेदार दोस्त भी हैं, कनुप्रिया, प्राची और रुपेश। मेरा पशु 360 कंपनी का आइडिया चारों ने मिलकर बनाया है और अब चारों कंपनी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रही है। दावा है कि ये देश की पहली ऐसी कंपनी है जो गाय और भैंस की होम डिलीवरी करती है। मतलब मेरा पशु 360 की ऐप या कंपनी की वेबसाइट के जरिए किसान घर बैठे गाय भैंस खरीद सकते हैं। पशुपालन डेयरी बिजनेस के लिहाज से बड़ा कारोबार है। ऐसे में किसान गाय भैंस खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का शिकार न हो, इसी मकसद से ये कंपनी शुरू की गई है। अभी देखिए कि एक डेयरी किसान, जैसे आप नाम देख रहे होंगे मेरा पशु 360, तो 360 का हमारा आइडिया यही है कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें रूरल में, खासकर डेयरी किसान के लिए। तो उसकी जो भी ज़रूरतें हैं हम उसके घर तक, उसके डोर स्टेप तक पहुंचाएं। जैसे शहरों में आप देख रहे हैं कि आज की डेट में पिज़्ज़ा बर्गर मंगाना हो तो 30 मिनट 10 मिनट में आपके घर आ जाता है। वही चीज़ जो 70% इंडिया है, 60% इंडिया है रूरल में, वो सुविधा हम उसको वहाँ पे देना चाहते हैं। साल 2021 में लाखों करोड़ों का सैलरी पैकेज छोड़कर विदेश से लौटे चारों दोस्तों ने जब गुरुग्राम में ये कंपनी शुरू करने की सोची, तब सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि कंपनी को ग्राहकों का भरोसा मिले।
इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई है जो गाय भैंसों को बिक्री के लिए वेबसाइट पर डालने से पहले 75 से ज्यादा पैरामीटर पर पशुओं की जांच करती है और फिर उसी हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। जैसे मान लो अगर हम हॉर्न की बात करते हैं तो हम क्रॉस मुर्रा ब्रीड का बिजनेस करते हैं, तो उसकी हॉर्न कितनी क्वालिड है उस बेसिस पे हम उसको एक मार्क देते हैं और इसके बाद उसका बॉडी कंडीशन क्या है, बॉडी स्कोर क्या है। सींग की आप बात कर रहे हैं कि सींग कितनी कर्व है, उसके हिसाब से हम नंबर देते हैं। ब्रीड किस ब्रीड से ये मैक्सिमम मैच कर रही है उस बेसिस पे हम इसको 50% या 50 to 70%, 75% या 75 to 87.5% या प्योर मुर्रा, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं इसे। गाय भैंसों की बिक्री के अलावा इनकी कंपनी पशुओं के लिए चारा भी बनाती है और उसकी कीमत से लेकर फायदे नुकसान तक के बारे में बताने के लिए उनके पास एक पूरी टीम है जो लोगों की कॉल अटेंड करके लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देती है। यहाँ काम करने वाले स्टाफ में ज्यादातर महिलाएं हैं, ताकि अगर पशुओं के चारे के लिए कोई महिला किसान ऑर्डर करे तो उसके लिए ये ज्यादा सहज हो। हमारे पास भिंडी की फल है, गोली वाली फल है, चना चूरी है, चोकर है, सोयाबीन का छिलका, चना छिलका, साइलेज और कैल्शियम है। सब आपके घर पे ही देके जाएंगे विद फ्री होम डिलीवरी, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी इस कंपनी के जरिए एक कोशिश महिलाओं के सशक्तिकरण की भी है। एक चीज सिर्फ मेरे जो दिल में इच्छा थी कि काफ़ी कुछ करने का मौका मिल रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि कैसे हम इंडिया के लिए और अपने स्पेशली विमेन जो इंडिया में हैं, जो पीछे रह गई हैं कहीं ना कहीं अभी भी, स्पेशली रूरल में, तो मैं किस तरीके से उनके लिए कुछ और कर सकती हूँ क्या, क्योंकि बहुत कम विमेन रहती हैं जिन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मुझे मिली। युवाओं की अनूठी पहल रंग लाई है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन 4 से ज्यादा राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। अभी ये लोग देश के 4 राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये पूरे भारत में काम करना शुरू कर देंगे, पैन इंडिया अपना बिजनेस लेकर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन कृष्ण के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गुरुग्राम। और अब बात रंगों के त्योहार होली से जुड़ी हुई। होली में भले ही अभी वक्त है, लेकिन होली की मस्ती लोगों के सर चढ़ने लगी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में होली का सुरूर और रंग माहौल अभी से ही घुलने लगे हैं। आप भी देखिए होली की मस्ती का संगीत में रंग। थाप पर मस्ती की धुन बजने लगी है, मंजीरे की खनक सुनाई देने लगी है। होली के गीतों की महफिल अब सजने लगी है। होली का सुरूर अब चढ़ने लगा है और फिजा में होली का रंग अब घुलने लगा है। होली आने में भले ही अभी कुछ दिन हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों पर होलियारों की महफिल और होली की मस्ती, होली के गीतों की मिठास घुलने लगी है। सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी, गले में केसरिया गमछा और होली की मस्ती का सुरूर, जो भी सुने वो खुद को झूमने से नहीं रोक पाए। असल में होली से कुछ दिन पहले ही पहाड़ों में होली का रंग जमने लगता है। पहाड़ों में इसे खड़ी और बैठे की होली भी कहा जाता है। अब जैसे जैसे रंगों का ये महापर्व नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे रंगों की महफिलों की रंगत भी बढ़ती चली जाएगी। विकास वर्मा, कोटद्वार, गुड न्यूज टुडे। शानदार तस्वीरों के बाद शानदार खबर भी आपको दे दें। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। होली से पहले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यह ऐलान किसी तोहफे से कम नहीं है। 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात।
जापान के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहां के होकाइडो में बर्फीला तूफान आया, जिसके बाद वहां के कुछ इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। जब यह एवलांचे आया तब वहां कई स्कीइंग्स मौजूद थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद वो वहां फंस गए। वो स्कीइंग नहीं कर पाए। बाद में इन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया, जबकि कुछ लोगों को राहत और बचाव टीम स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंची। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये नजारा है जापान का, जहां लोग बर्फ में फंस गए हैं और उनका सफल रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। फंसे हुए सभी खिलाड़ी जो हैं वो सुरक्षित अब पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को यहां से बाहर निकाला और इस इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिससे कई सैलानी भी यहां फंस गए, लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से इनको सफल रेस्क्यू जो है इनका हो पाया। तो जापान की तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी हो रही है और बेहद बर्फीला तूफान जो है वो यहां आया, जिसके कारण यहां कई सैलानी जो हैं वो तूफान में फंस गए।